हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर, जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका ये वन शॉट वीडियो है, जिसमें हम केवल वीवीआई क्वेश्चन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस हैं। तो वो सभी हम क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में सब पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम समझ लेते हैं। इससे पहले कि हमने 8 जो चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो हमने बना दिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फिजिक्स वन शॉट का और केमिस्ट्री वन शॉट का। आप चाहें तो उसको क्लिक करके आप वन शॉट वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, 2018 में 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ऐसा आपको नहीं सोचना है कि 2018 या 19 में ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो उसके बाद तो पूछा नहीं गया है तो हम क्यों तैयार करें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें कितना, हमने आपसे कहा था ना 95 प्लस आपको लाना है। 95 प्लस आपको लाना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है, और उसी लेवल का हम आपको तैयारी करा भी रहे हैं और आप कर भी रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, ध्यान से आप समझेंगे, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को याद है ये सभी टॉपिक, वो देखते जाएंगे, रिविजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो समझते हैं हम। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है लेंस की क्षमता। अब हम समझ लेते हैं लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया लेंस की क्षमता से आप क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं। तो देखिए, लेंस की क्षमता, हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर डीप में आप समझ जाएंगे तो आप बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। इसी प्रकार जो लेंस की क्षमता होता है, इसको भी हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसका परिभाषा हम कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको फिगर से समझाऊं तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि कोई ऐसा लेंस, कोई भी लेंस, ठीक है, जो प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है या अपसरित करता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो लेंस की वही क्षमता ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता मतलब कहलाता है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फिगर से। देखिए, पहले हम समझने में प्रयास करेंगे। जैसे एक हम उत्तल लेंस ले रहे हैं, ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया। तो उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की खासियत ये होती है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस की खासियत ये होती है कि ये जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर इसमें जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार मुख्य अक्ष के जब प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है ना, तो जब उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो अपवर्तन, मतलब जो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होती हैं, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अपसरित कर देता है, अभिसरित कर देता है। अभिसरित याद रखेंगे, अभिसरित कर देता है। तो हमने क्या बताया कि देखिए, उत्तल लेंस की खासियत ये होती है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, इसको क्या कर देता है, ये अभिसरित कर देता है, मतलब एक जगह मिला देता है। ठीक है, और यहीं पे जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, उसकी खासियत क्या होती है, ये एक अवतल लेंस हमने बना लिया, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो अवतल लेंस की खासियत ये होती है कि ये आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, जो आने वाले मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या कर देता है, ये इसको फैला देता है। देख पा रहे हैं किस प्रकार ये फैला दिया है। तो यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, यहाँ पर प्रकाश किरणों को अपसरित कर रहा है, मतलब फैला दे रहा है। तो सिंपल से यही मतलब हुआ ना कि लेंसों की वह क्षमता, जिसका मतलब यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि किसी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश किरण है ना, तो किसी भी लेंसों, कोई भी लेंस हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो किसी भी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित, अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे किसी भी लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने के सामर्थ्य को या क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं।
तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, यहां पे आप लिखेंगे किसी भी लिखिए या किसी लेंस द्वारा, ऐसे ही लिख देते हैं, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित मतलब होता है मिलाना, अभिसरित तथा अपसरित, करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अभिसरित मतलब होता है एक जगह मिलाना प्रकाश किरणों को, अपसरित मतलब होता है फैलाना। तो जो प्रकाश मतलब लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को या सामर्थ्य को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे, इसको P से हम प्रदर्शित करते हैं और P = 1/f होता है। ये बात आप याद रखेंगे। जहां पर ये F क्या है, F है फोकस दूरी। ठीक है, F क्या है, फोकस दूरी। यही क्या है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ये जो P = 1/f है, ये मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में। और यही अगर दूसरा हम सेंटीमीटर में भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि P = 100/f, और यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा वो मीटर में हम लेंगे और यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा वो सेंटीमीटर में लेंगे। दोनों बात एक ही है, बस चेंज किया गया है, इसमें मीटर में लिख दिया गया है, इसमें सेंटीमीटर में, दोनों बात एक ही है। तो ये हुआ इसका पहला डिफिनेशन। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप समझे हुए हैं तो इसको एक और तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं। कैसे? हम कह सकते हैं ये फोकस दूरी है ना, तो हम कह सकते हैं किसी भी लेंसों के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये 1/के में है ना फोकस दूरी, तो हम व्युत्क्रम कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि किसी भी लेंसों के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंसों की क्षमता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि लेंस की क्षमता कहते किसे हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो टॉपिक है इसको हम समझ लेते हैं। एक और बात है, इसमें कहा गया है कि इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे डायोप्टर होता है। ठीक है, इसको D से हम दर्शाते हैं। ठीक है, क्या है ये, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है जो है कि क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। क्रांतिक कोण कहे या क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण ही आपसे पूछा गया है। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपको देना है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज देखिए ये क्वेश्चन 2017 में ही नहीं पूछा गया है, एक और वर्ष में भी, 1-2 वर्ष और वर्षों में भी पूछा गया है। उसको हम इसी वीडियो में आगे टॉपिक कराएंगे। ठीक है, जैसे ये टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक पूछ लिया, तो इस तरीके का आगे अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चलेगा। तो बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर नहीं समझेंगे तो और भी कुछ टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि बार बार पूछा गया है, 5 नंबर में पूछा गया है, तो समझना अनिवार्य है। समझते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रांतिक कोण। अब देखिए मैं हमेशा से ये कहते आया हूं कि परिभाषा को रटा नहीं जाता है बल्कि समझा जाता है। यदि आपने समझ लिया तो परिभाषा तो रटने की जरूरत ही नहीं है, याद तो यूं ही हो जाएगा।
तो हम समझते हैं, समझने में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, यहाँ पे समझते हैं। सपोज डेट ये एक क्या है, ये एक सतह है, ठीक है, इसके ऊपर कोई अलग माध्यम है नीचे, मान लेते हैं सपोज डेट ऊपर है वायु माध्यम, ठीक है, वायु मतलब विरल माध्यम है, और नीचे सघन माध्यम हम ले लेते हैं, जैसे जल है, जैसे हम सघन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ऊपर क्या हमने माध्यम ले लिया है विरल माध्यम, नीचे हमने सघन माध्यम ले लिया है। तो जब प्रकाश किरणें, याद रखेंगे क्रांतिक कोण कब बनता है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो जहाँ पे ये टकराएंगी वहाँ पर हम एक अभिलंब इस तरीके से खींच लेते हैं, अभिलंब हम खींच लेते हैं। तो हम इतनी बात जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम से कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है ना, तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। तो इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, परंतु ये इस तरीके से चली गई, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, थोड़ा सा विलंब से दूर हटके चली गई। तो इतना हो गया। अब इतनी बात हम जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोण आई। कोण आई है आपतन कोण, इस कोण को, इन दोनों के बीच बने कोण को आर कहते हैं। जहां पर आई क्या है, कोण आई है आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिए आपतन कोण के, ये जो आपतन कोण है, तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के मान को यदि हम बढ़ा देते हैं, तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान, जब आपतन कोण को हम इतना बढ़ाते हैं तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। मतलब जब प्रकाश किरणें इतना से हम भेजते हैं तो ये प्रकाश किरणें इतने दिशा से, मतलब इस ओर क्या हो जाती है, चली जाती हैं। मतलब अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। जो आर का मान है ना, आर का अपवर्तन कोण का मान वो 90 डिग्री हो जाता है। तो ये जो बना कोण है, इस कोण को ही, मतलब IC को ही, जो IC बना है, IC को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आप परिभाषा क्या कहेंगे, ये आप सोच रहे होंगे। आप कहेंगे, सिंपल से ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। हमने क्या आपको कहा, हमने आपको यही कहा कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है या 90 डिग्री हो जाता है। तो उस कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने अगर ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो 2-3 बार हमने बोला, आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, अगर 1-2 बार में याद ना हो तो बार बार थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नहीं होता है तो थोड़ा सा मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, समझ गए हैं तो याद करने में ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप यही लिखेंगे कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो आपतन कोण के
एक विशेष मान के लिए, एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस कोण को या उस विशेष कोण को, उस विशेष कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। उस विशेष कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये हुआ आपका परिभाषा। देखिए हमने वही बात लिखा है जो हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और भी बहुत सारे इस चैप्टर के टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने 2 प्रश्न ले लिया है। पहला तीसरा प्रश्न है, एक चौथा प्रश्न है। पहले हम तीसरे प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद जो चौथा प्रश्न है इसको हम देखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि उस भौतिक सिद्धांत, मतलब उस भौतिक सिद्धांत का नाम बताइए, या सिद्धांत कहे या भौतिक राशि भी कह सकता है, ठीक है। तो उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिस पर प्राकाशिक तंतु कार्य सिद्धांत आधारित है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये तो बेसिक है। जैसे प्रकाशिक तंतु जब पूछता है ना, तो ये आपके 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये नहीं सोचना है कि 5 नंबर में मतलब 2018 में पूछा गया है तो ऐसे हम याद करें, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है आपको। अरे अच्छा नंबर लाना है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो समझिएगा। देखिए जो प्रकाशिक तंतु होता है, अगर सिंपल में कहें तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने तो आपको बताया है, जब हमने प्रकाशिक तंतु पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था जो प्रकाशिक तंतु होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो प्रकाशिक तंतु होता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आ गया? प्रकाशिक तंतु जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस पर डिटेल में आपको नहीं बताना था, सीधा एक लाइन में आपको आंसर दे देना था किस सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ठीक है, इसका कार्य विधि, रचना, ये सब कुछ 5 नंबर में पूछा जाता है। मैं ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाशिक तंतु होता है ना, वो एक लचीले पाइप के ही समान होता है। जैसे इस प्रकार, जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये एक लचीले पाइप के समान आपको दिखाई दे रहा है ना, तो प्रकाशिक तंतु यही होता है, ठीक है, इसी प्रकार होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब प्रकाश किरणें यहाँ से जाती है, टकराती है, फिर से यहाँ पे आती हैं, ठीक है, ऐसे टकरा कर यहाँ पे फिर से पहुँचती है, फिर से यहाँ पर, और फिर से यहाँ पे जाती हैं, और फिर से ये टकरा कर बाहर निकल जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रकाशिक तंतु होता है। अब जब आप इस पर डीप में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी इतना आप समझ गए, जो प्रकाशिक तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपको डिटेल में जानना है, यूट्यूब पे लिखिए प्रकाशिक तंतु ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला आते हैं, हमारे क्वेश्चन है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके बीच रखा जाता है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमाया है इस क्वेश्चन में। तो क्या अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, तो क्या आपका अगर आप हल कर पाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो को रोककर आप हल कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो ध्यान से आप समझिएगा, यही सब कुछ डीप में आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखते हैं, अब हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रह रहा है कि एक वस्तु, कोई वस्तु है और एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है। वस्तु जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बन रहा है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी है वो 40 सेमी है, ये हमें पता चल गया। और यहाँ पे कहा जा रहा है जबकि एक लेंस को इनके बीच में रखा जाता है, एक लेंस को प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में रखा जाता है, वही तो कह रहा है ना, जबकि एक लेंस को इनके बीच में रखा जाता है, इनके मतलब प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में रखा जाता है। तो हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा फिगर से इसको हम समझते हैं। जैसे आप कोई भी लेंस ले सकते हैं, मैं एक उत्तल लेंस ले रहा हूं, ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब समझिएगा, सपोज दैट कुछ नहीं, ऐसे ही आपको मान लेना है कि आपको थोड़ा समझने के लिए मान लेते हैं ये वस्तु है जो है ए और बी, ठीक है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है जो है ए और बी, ऐसा हम मान लिए। सपोज दैट आपको मान लेना है कि ये एक लेंस है जिसका वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये बन रहा है। अब यहाँ पे कहा ना कि प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है, मतलब जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है। इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल लंबाई है, ठीक है, वो 40 सेमी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 40 सेमी है। तो मैं अगर कहूं कि इन दोनों के बीच 40 सेमी है, इन दोनों के बीच ठीक बीच में एक लेंस रखा गया है, तो लेंस के ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है, तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है, आप कहेंगे 20 हो जाएगा। और फिर से कहूंगा कि प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक यंत्र से, तो आप कहेंगे इनका भी 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ठीक बीच में लेंस है, तो इसका मतलब वस्तु की जो दूरी है वो भी 20, प्रतिबिंब की दूरी है वो भी 20, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो यही है, इसमें घुमाया गया है। उसके बाद कहा जाए तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब लेंस की क्षमता हम ज्ञात करेंगे, उससे पहले हमें कुछ चीजें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। सिंपल में हम लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, ठीक है, इतना बात तो हम जानते ही हैं, जो वस्तु की दूरी है वो उसे हम u से दर्शाते हैं। u इक्वल टू क्या होता है, -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि वस्तु की दूरी को हम माइनस में ही लेते हैं, समझ गए ना। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को v से हम दर्शाते हैं, v इक्वल टू 20 सेमी लिख देंगे, समझ गए। उसके बाद अब देखिए हमें लेंस की यहाँ पे क्षमता कह रहा है ना, तो लेंस का क्षमता का फॉर्मूला हमें क्या पता है, हमें पता है दो फॉर्मूला हमने इसका बताया था, बट हमें ये फॉर्मूला पता है P इक्वल टू 100 बाई क्या F, और हमने बताया था जो ये होता है ये सेंटीमीटर में लेंगे हम, जब फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का लगा देंगे, ठीक है। एक और होता है 1/f, वो मीटर में होता है, तो सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही हम मान ज्ञात करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो हमें जो क्या होता है लेंस की क्षमता हमें ज्ञात हो जाएगा। बट इसको ज्ञात करने के लिए हमें f का मान चाहिए ना, तो हम पहले f का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र हम क्या जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। और सिंपल वे में हम मान पुटअप करते हैं और समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 1/, है तो मैं यहाँ पे लिख दूं, तो ये हो गया 1/v है, v का मान कितना दिया है 20 दिया है, तो 1/20 लिख देंगे, माइनस 1/u का मान दिया है -20, तो -20 हम लिख देंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं 1/f इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 1 बार में जाएगा तो 1 एकम में 1 मतलब
1 हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम बीच में सिंपल में प्लस कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस देंगे, 20 एकम में 20 मतलब 20 एकम में 20, फिर से एक में एक का गुणा कराएंगे तो एक ही हो जाएगा। एलसीएम लसा तो इतना तो आता ही है आपको, भिन्न का जोड़ घटाना ना आए तो कैसे कर पाएंगे। फिर से ये क्या कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। अगर आप देखें तो इसको हम चाहें तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर हम तिर्यक गुणा करें इसका इसमें इसका इसमें तो 2f = 20 हो जाएगा, और यहाँ पर f = कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए हो सकता है कि नहीं। f = 10 सेंटीमीटर, ये 2 इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग कराएगा तो 10 हो जाएगा, 2 दाह में 20 होता है ना, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब जब हमें 10 सेंटीमीटर निकल गया, f का मान हमने निकाल लिया सेंटीमीटर में, सिंपल से मार्क पुटअप करते हैं तो हम लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता P = 1/f होता है, 100/f, ये सेंटीमीटर में होता है, तो अब P = 100 लिख देंगे। f का मान कितना है, 10 है, तो 10 हम कर देते हैं, 10। अब बताइए यदि 10 में आप 100 का भाग देते हैं, ठीक है, 10 से 100 में भाग देते हैं तो 10 दहा के 100 होता है ना, तो P = कितना आ जाएगा, 10, और डायोप्टर इसका मात्रक होता है तो D हमने लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने हल आपको करा दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखिए अभी भी हमने 2 प्रश्न लिया है, एक है 5वां हमारा प्रश्न, एक है 6वां प्रश्न। ध्यान से आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो हमारा 6th क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। और देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब क्या है कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इंपॉर्टेंट है, इसका परिभाषा, तो इसको हम समझेंगे। देखिए हमने परिभाषा लिख दिया है, बट मैं हमेशा से कहता यही आ रहा हूं कि परिभाषा को समझा जाता है। यदि आपने समझ लिया, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आपको तो यूं ही याद हो जाएगा। तो हम वही कार्य अभी भी करेंगे, हम समझने पर फोकस करेंगे, ऐसे ही आपको परिभाषा है वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा समझिएगा अवतल लेंस कैसे बनता है। फिगर आपको पता है, आप स्वयं अपने आप से सोचिए, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। अवतल लेंस का फिगर जो होता है वो इस प्रकार होता है, ठीक है सी। मैं उतना अच्छा तो फिगर नहीं बना पाता, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। तो ये एक हमने अवतल लेंस बना दिया है। क्या हमने बनाया, अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, मान लेते हैं इसकी ओर प्रकाश किरणें जा रही हैं, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, सपोज दैट इसकी ओर जा रही हैं, ठीक है, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ध्यान से आप समझेंगे, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, मतलब अगर ये सीधा ऐसे ही जाती तो इस बिंदु पर मिलती। तो यही बात कह रहे हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ही समांतर हो जाती हैं। वास्तव में ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। समझ रहे हैं, अगर ऐसे सीधी जाती तो इस पर मिलती, परंतु ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसका हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
ये अवतल लेंस है और ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे वास्तव में तो नहीं मिल रही है, वास्तव में तो समांतर हो जा रही हैं, पर मिलती हुई आभासी हमें पता चल रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो उस बिंदु को ही हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। आप परिभाषा ये कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। हमने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रतीत होती हैं। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। समझ में आ गया होगा। हमने वही कहा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है या कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यही कहूंगा, परिभाषा लिख लीजिए, फिगर लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा एक दो बार रिवीजन आप करेंगे ना, याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले हमारे प्रश्न पे। ये हमारा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी ये पूछा जा सकता है। देखिए, दूसरा है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। इसका भी परिभाषा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। इसको हम समझते हैं फिगर से ही। देखिए, सपोज डेट हम एक अवतल लेंस यहाँ पे बना ले रहे हैं। ये हम एक फिगर ले लिए हैं। ठीक है, ये किसका है? अवतल लेंस का है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि सपोज डेट जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, जैसे ये प्रकाश किरणें हैं, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, इस मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, समझ पा रहे हैं हमने क्या कहा? ये अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। तो हमने कहा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात वास्तव में तो ये ऐसे फैल जाती हैं, वास्तव में ये इस प्रकार फैल जाती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार फैल जाती हैं, परंतु अगर हम इनको पीछे मिलाते हैं, यदि हम इनको पीछे मिलाते हैं तो ये इस बिंदु पर, इनको हम पीछे मिलाते हैं तो ये इस बिंदु पर और ये इस बिंदु पर, मतलब मुख्य ये बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु को ही हम F2 कहते हैं और इसको तो F1 कहते हैं, मतलब प्रथम फोकस, और इसी को कहते हैं द्वितीय फोकस। मतलब हमने क्या परिभाषा कहा? हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस मुख्य अक्ष, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये वास्तव में तो नहीं ना मिल रही है, प्रतीत हो रहा है। अगर हम पीछे लाते हैं तो आभासीय में ऐसा हो रहा है। तो एक बार और सुन लीजिए, जिनको याद करना है याद कर लीजिए यहीं से। आप कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, सॉरी ऐसे नहीं, ये वाला आ जा रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं।
समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। वही बात हमने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं या कहलाता है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। मैं यही कहूँगा कि एक बार में ना समझ में आए, एक दो बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, आपको तो याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये हमारा अगला जो प्रश्न है, 7वां हमारा प्रश्न है, और ये एक न्यूमेरिकल है जो 2017 में और फिर से ये 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अंक बदल दिया जाता है, बट न्यूमेरिकल तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हालांकि इस वीडियो में न्यूमेरिकल में जितना हो सकता है उतना ही करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने आपको बताया है कि 2-2 नंबर वाले न्यूमेरिकल हम कराएंगे, आपको 5 वीडियो मिलेगा। फिर से 3-3 नंबर वाले न्यूमेरिकल का 5 वीडियो मिलेगा, और 5-5 वाले जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनका भी 5 वीडियो मिलेगा, जिसमें से हमने 2 नंबर वाला एक वीडियो बना दिया है। और भी इसका जैसे 1 शॉट वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा ना ये पूरा चैप्टर, ठीक है, इसका, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो उसका भी रेगुलर आता जाएगा 1 शॉट का, ठीक है। बट अभी उसका भी आएगा जल्दी, आपको हमको लगता है कि 1-2 दिन में आपको वो भी मिलेगा, जो न्यूमेरिकल का 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो निश्चिंत रहना है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 उत्तल लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है, 2 उत्तल लेंस है और प्रत्येक की फोकस दूरी है वो 20 सेमी है, संपर्क में रखे हैं, और दोनों संपर्क में मतलब पास में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो जो संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना करना है, मतलब दोनों लेंस यदि पास में हैं तो उन दोनों लेंसों की जो क्षमता है उसकी गणना करना है। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये जाना कि 2 उत्तल लेंस है, तो यदि मैं यहीं पे हल लिख दे रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहली बात ये दो लेंस है, तो सपोज डेट मान लेते हैं 2 लेंस है, तो एक लेंस की मतलब हम ऐसे लिख देते हैं प्रथम लेंस की फोकस दूरी, प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1 हम मान लेते हैं, तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी भी 20 सेमी है, ठीक है। और 2 लेंस है ना, 2 उत्तल लेंस है, तो दोनों प्रथम जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी को हमने f1 मान लिया, और द्वितीयक लेंस दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरा लेंस या द्वितीयक लेंस की फोकस दूरी, इसको हम f2 मान ले रहे हैं। ये भी कितना है, 20 सेमी है। दोनों कह रहा है ना कि 2 उत्तल लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए तो कह रहा है कि संयुक्त लेंसों की क्षमता की गणना करना है। तो लेंस की क्षमता का हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम जानते हैं कि P से दर्शाते हैं, और P = 100/f होता है, ठीक है। एक 1/f होता है, बट यहाँ पे हम जानते हैं सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए 100/f जो f का मान होता है वो सेंटीमीटर में ही हम लेते हैं इस फॉर्मूले में। तो यहीं पे अगर हम पुटअप करें इस फॉर्मूले में, तो समझिएगा ये f1 के लिए है, लेंस की जो क्षमता है ये f1 के लिए, इसी प्रकार f2 के लिए भी निकलेगा ना, 100/f2 के लिए भी इस प्रकार निकलेगा। तो अब हम इन दोनों को हल कर लेते हैं आगे। अगर हम इसके लिए P1 और P2 इसको कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब द्वितीय फोकस के लिए द्वितीयक लेंस की क्षमता है, तो ऐसे हम कर लेते हैं। तो P1 = कितना आएगा, 100/f1 का मान कितना है, 20 है, तो 20 में अगर 100 का हम भाग कराएंगे तो P1 का मान आएगा 20×5 मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो D हमने लिख दिया। तो
तो देखिए प्रथम जो उत्तल लेंस है उसका लेंस की क्षमता आ गया वो 5D आ गया है, 5 डायोप्टर आ गया है। उसी प्रकार अगर इसका देखें तो P2 इक्वल टू 100/f2 का मान कितना है 20 है, तो 20 हम लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर, तो P2 का जो मान आया वो 5 डायोप्टर आ गया। समझ पा रहे हैं। अब अगर हम इन दोनों का कुल, हमें कह रहा है ना कि संयुक्त लेंसों की क्षमता की गणना कीजिए। संयुक्त मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो दोनों जब मिले हैं तो हम लिख सकते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा। जब इन दोनों लेंस की क्षमता को जोड़ देंगे तो संयुक्त निकल जाएगा, ठीक है, मतलब कुल निकल जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो P1 का मान भी 5 है और P2 का भी मान 5 है, तो मतलब टोटल आ जाएगा 5 दूना 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो 10 डायोप्टर, तो इसका टोटल मान जो आ गया वो 10 डायोप्टर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये हुआ आपका आंसर, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में ये न्यूमेरिकल आ गया होगा। देखिए कभी भी न्यूमेरिकल देना तो सबसे पहली बात, मैं जब वीडियो में पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिकल आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा रोकें और आप स्वयं प्रयास करें कि क्या इसको मैं अभी मुझे दे दिया जाए तो मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं। आपको मैं जब हल करता हूँ ना तो आपको आसान लगता है सर ऐसे ऐसे होगा। अरे भैया पहले आप करके तो देखिए, शायद आपको दिमाग उस टाइप का काम ना करे, समझ में तो आ जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब भारी नहीं है। पर यही तो आपका समझना है ना कि क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। हल होने के बाद तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हल नहीं किया गया है उससे पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, 2 मिनट थोड़ा सा सोचिए कि कैसे इसको हल करेंगे और हल करने का प्रयास कीजिए। यदि हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो है ही, वीडियो में देखिए, आगे बढ़ते रहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे आप आगे से करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये हमारा 8 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक कह रहा है विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। समझ गए, मतलब विचलन कोण भी आपसे पूछ लिया और उसके साथ साथ वर्ण विक्षेपण भी पूछ लिया, और इन दोनों से क्या तात्पर्य है उसको आपको बताना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया विचलन कोण, एक है वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले एक और बात है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता भी आपसे पूछा गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप YouTube पे लिखेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ हमने टॉपिक बहुत ही पहले करा दिया है, फिर भी 1 शॉर्ट वीडियो है तो कराना अनिवार्य है, तो मैं करा रहा हूँ। समझ लेते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है बट हम समझते हैं, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो एक हम प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म का तो फिगर अलग होता है बट बुक में हमें इसी प्रकार दिया जाता है, और आपको भी यदि प्रिज्म कहे तो प्रिज्म का फोटो फिगर इस प्रकार ही बनाएंगे, ठीक है। प्रिज्म का ऐसा ही आपके बुक में भी दिया है, ऐसा ही आपको बनाना भी है। तो ये एक क्या है, प्रिज्म है। अब आता है प्रिज्म के बाद कि देखिए यहाँ पे ये होता है कि हम जानते हैं ये प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म है, इधर बाहर वायु है, और ये क्या है, ये एक कांच है। तो हम जान गए कि वायु वाला विरल माध्यम होता है और ये सघन माध्यम होता है। तो सपोज जब प्रकाश किरणें, हम जानते हैं जब प्रकाश किरणें क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक हम अभिलंब यहाँ पे खींच लेते हैं, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थे, तो हम जानते हैं विरल से सघन माध्यम में जाती हैं, तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो जाना तो ऐसे चाहिए था बट इसको जाना तो कैसे, इधर चाहिए था, बट थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुककर ऐसे चली गई, ठीक है, अभिलंब की ओर झुककर चली गई। उसके बाद फिर से अब देखिए ये वाला सघन है, अब फिर से ये वायु आ गया ना, तो ये विरल हो गया, तो सघन से फिर से विरल में जाएंगी, तो यहाँ पर भी हम फिर से एक अभिलंब खींचेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो फिर से सघन से विरल की ओर जा रही हैं, तो अब ये अभिलंब से दूर हटेंगी, सॉरी ज्यादा हो गया है, अभिलंब से दूर हट जाएंगी, इस प्रकार अभिलंब से दूर हट के चली जाएंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, तो इस वाले जो ये किरण है इसे हम आपतित किरण कहते हैं।
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किरण, इसे हम निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, इसे निर्गत किरण कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे इतनी बात हम समझ गए तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ये जो आपतित किरण दिखाई दे रहा है ना, तो आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब आपतित किरण को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से आप समझेंगे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और जो निर्गत किरण है इसको हम पीछे बढ़ाने पर, तो आपतित किरण को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर ये टकराती हैं, तो ये जिस बिंदु पर काटती हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, ठीक है, डेल। और इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया कितनी डीप में यह बात हो रही है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि आपतित किरण को हम पीछे आगे बढ़ा रहे हैं और जो निर्गत किरण है इसे पीछे बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं या मिलती हुई हम कह सकते हैं प्रतीत हो रही हैं, तो इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को ही हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे विचलन कोण। अब वही बात हमने परिभाषा लिखा हुआ है, बट मैं एक बार यही से परिभाषा बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा। आप कहेंगे, क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। वही बात हमने लिखा है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। मैं समझ गया हूं कि आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, डीप में समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप क्या दोबारा फिर से परिभाषा बोलें, समझ गए होंगे। दूसरा आते हैं, दूसरा है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण भी बहुत ही सिंपल सा है। इसमें भी ये बताया जाता है कि जैसे एक प्रिज्म है, थोड़ा सा समझिएगा, ये सपोर्टेड, ये एक प्रिज्म है, ठीक है जी, हमने समझ लिया एक प्रिज्म है। तो जब प्रिज्म में जब प्रकाश किरणों को हम ऐसा गुजारते हैं, तो जब किसी प्रिज्म से हम प्रकाश किरणों को गुजारते हैं, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये जो किरण है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इस प्रकार। सात, ठीक है। आप अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जब किसी प्रिज्म से प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो प्रकाश किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, मतलब बंट जाती हैं। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। वही बात हमने लिखा है, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजारा, मतलब जब प्रकाश किरणों को ऐसे हम लिखते हैं, जब प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारती हैं, ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, ऐसा भी ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो प्रकाश किरणें 7 रंगों में बंट जाती हैं या विभक्त हो जाती हैं। तो प्रकाश की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सिंपल सा है, समझ गए होंगे, ठीक है। समझे हुए हैं ना, तो बहुत तरीके से आप थोड़ा सा शब्द इधर उधर करके भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, समझना, कि आप समझ तो पा रहे हैं ना, ठीक है। तो वही बात है। अब ये आप याद रखेंगे, विबग्योर ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है, बहुत से मैं तो ऐसे ही याद कर लिया हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे ऊपर जो तरंग जो आपका रंग होता है वो लाल होता है, उसका दूसरा होता है नारंगी, उसके बाद पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी होता है और अंत में क्या होता है, बैगनी, ठीक है। तो ये आपका होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ये आपका 7 रंग हैं, ठीक है। तो सबसे और एक और बात याद रखेंगे कि देखिए 2 चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, एक है विचलन कोण और एक है तरंग दैर्ध्य,
ये दो चीजें हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि सबसे अधिक अगर विचलन कोण आपसे पूछे तो सबसे अधिक जो विचलन कोण होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक विचलन कोण बैंगनी रंग का होता है और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम, यदि सबसे कम आपसे पूछ ले विचलन कोण किसका होगा तो याद रखेंगे लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो याद रखेंगे बैंगनी का होता है। समझ रहे हैं, दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, मतलब विचलन कोण तरंगदैर्घ्य के ही व्युत्क्रम है। ठीक है, देख रहे हैं विचलन कोण बैंगनी का अधिक है तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक है। ठीक है, और यदि कम किसका है लाल का विचलन कोण तो सबसे अधिक किसका है बैंगनी का रंग का तरंगदैर्घ्य है। तो ये आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने इस वीडियो में या जो इस टॉपिक में पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ टॉपिक है जिसको हम जान लेते हैं। ठीक है, कि उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद कह रहा है कि इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 15 में, फिर से 17 में, फिर से 18 में, फिर से 21 में, फिर से 23 में। तो ये लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, हमने लिख दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डेफिनेशन इतना बड़ा सा हमने लिखा हुआ है, बट मैं यही कहूँगा परिभाषा तो यूं ही याद हो जाएगा, समझने में फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बताया जाता है कि जैसे सपोजेड दो माध्यम है, ये एक सतह है, इसके ऊपर क्या है विरल माध्यम है, नीचे क्या है सघन माध्यम है। समझ में आ गया। विरल सघन का मतलब, विरल जैसे कि वायु हो गया, सघन मतलब जैसे कांच हो गया, पानी हो गया। ठीक है, ऐसे तो परिभाषा इसका नहीं होता है। परिभाषा ऐसा होता है कि मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, समझ लेते हैं आगे। तो जब प्रकाश किरणें, याद रखेंगे एक और बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी होगा जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। यदि प्रकाश किरणें विरल से सघन में आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा। तो अब हम समझ लेते हैं, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, ध्यान से आप समझेंगे, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो यहाँ पे टकराएंगी, जहाँ पे टकराती हैं वहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेते हैं ऐसे। अब आप समझ जाइएगा, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हटती हैं, जैसे इस प्रकार होकर चली जाती हैं। ठीक है, जबकि इसको ऐसे जाना चाहिए था। तो हम इतनी बात जानते हैं कि इस वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इस वाले को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, कोण आई है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और ये आर है जिसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब समझिएगा क्या होता है कि ये जो आपतन कोण है, तो आपतन कोण के बाद ये जो आपतन कोण है इसके मान को हम बढ़ाते हैं, मतलब हम इतना कर देते हैं। तो सॉरी, थोड़ा सा और हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, फिगर आसानी से समझ में आ जाएगा, फिगर भी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं हमने इतना आपतन कोण का हमने इतना बताया कि जब हमने इतना थोड़ा सा आपतन कोण के मान को बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान जो हो गया ये इस प्रकार चला गया। मतलब यहाँ पे जो अपवर्तन कोण आर का मान हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ाया था, फर्स्ट टॉपिक था कि क्रांति कोण। तो ये हो गया आईसी, मतलब क्रांतिक कोण हो गया, जिसे हमने आईसी से प्रदर्शित किया था, क्रांतिक कोण।
तो आपने क्या देखा कि जब आपतन कोण के मान को हम क्रांति कोण के बराबर कर रहे हैं, क्रांति कोण के जब मतलब आपतन कोण के मान को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लेते क्रांति कोण के मान तक बढ़ाया तो हम देख रहे हैं अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, फिर से अब हम क्या करते हैं, फिर से ये जो आपतन कोण है इसके मान को हम क्रांति कोण के मान से भी अधिक करते हैं। जैसे आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी अधिक करेंगे, जो आपतन कोण है ना जो आई, ये अधिक हो जाएगा क्रांति कोण के मान से। जब ऐसा होता है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है, देख रहे हैं इतना मान हमने बढ़ा दिया। ठीक है, क्रांति कोण तो यहीं तक है, क्रांति कोण तो यहीं तक है, पर अब हमने आपतन कोण के मान जो आई है इसका मान हम इतना बढ़ा देते हैं, तब जाकर क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें होती हैं वो फिर से उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। मतलब सघन से गई थी ना, फिर से उसी माध्यम में वापस लौट आई। तो ये जो घटना है, ये पूरी घटना, इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया? देख रहे हैं यहाँ पे आपतन कोण के मान को यदि क्रांति कोण के मान के बराबर करते हैं तो प्रकाश किरणें जो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। फिर से हम जो आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण के मान से भी हम अधिक करते हैं। आपतन कोण का जो मान है वो क्रांति कोण के मान से भी हम अधिक करते हैं, तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो यह घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो बात ये आता है कि हम परिभाषा क्या कहेंगे, तो परिभाषा आप यही कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा यही कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। देख रहे हैं आपतन कोण के मान को हमने यहां तक बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी देख रहे हैं बढ़ के 90 डिग्री हो गया। तो वही बात करें कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। तो फिर से क्या होता है, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो प्रकाश की यह घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार परिभाषा हम पढ़ देते हैं आपको। देखिए वही बात लिखा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, जो आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो यह घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। एक बार यहां से परिभाषा सुन लीजिए। आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो प्रकाश की यह घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखिए इस चैप्टर का ये 4 इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं ये कितने वर्षों में लगभग हर साल ये पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक हमने कराया हुआ है। आपका ये कार्य है कि इस वीडियो को आपने देख लिया, देखने के पश्चात इनको नोट्स में आप लिख लीजिए और इन सभी टॉपिक को आपको तैयार अभी करना है, तब जाकर आपका इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होता है। समझ गए? तो इन सभी पे वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए तथा इसकी सहायता से पतले लेंसों के संबंध में 1/f = n-1 और कोष्ठ में 1/r1 - 1/r2 सिद्ध कीजिए। देख रहे हैं कितनी बार, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, फिर से 21 में तो कोरोना शायद था, उस टाइम पे पेपर नहीं हुआ था, ठीक है, बट फिर से 22 में, 23 में लगभग हर बार पूछा गया है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का तरीका क्या है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स लिंक मिल जाएगा, केवल क्लास 12 फिजिक्स लिंक मिलेगा। उस पर यदि आप क्लिक करते हैं, सबसे नीचे आप कुछ जाएंगे कुछ वीडियो के, तो आपको ये जो प्रकाशिक यंत्र था, जो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है, इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें पढ़ लीजिएगा। या उससे भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप केवल लिखिएगा कि गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र, ऐसे आप लिख लीजिएगा, गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र और ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब पतले लेंसों के लिए, लेंसों के संबंध में आपको सूत्र ज्ञात करना है, या पतले लेंसों के लिए सूत्र ब्रदर सर, इतना लिखेंगे वीडियो मिल जाएगा। समझ गए। आते हैं अगले पर। अगला है किसी अवतल गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। ये फॉर्मूला है, 2022 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा जा सकता है, कौन जानता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आप यूट्यूब पे लिखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र ब्रदर सर, सर्च कीजिएगा वीडियो मिल जाएगा। अगला आता है प्रिज्म के पदार्थों के लिए अपवर्तन का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये टॉपिक हमने नहीं कराया है, ठीक है, शायद तो आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं करा दूंगा, या अदरवाइज वन शॉट वीडियो ही लाऊंगा। ये कोई भी टीचर, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कोई भी बुरा नहीं पढ़ाते, अपने तरफ से सब अच्छा प्रयास करते हैं कि मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। समय दे रहे हैं वो लोग, तो वो भी चाहते हैं ना कि हम अच्छे से पढ़ा सके और आप अच्छे से समझ पाए, तो वही बात है। तो बहुत सारे टीचर आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला आता है कि खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, ठीक है। 2015 में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब में पूछा गया है। तो देखिए यूट्यूब पे लिखिएगा खगोलीय दूरदर्शी ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, एक वीडियो आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उतना लिख देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं केवल यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें, उनके पास लिंक को शेयर कीजिएगा। जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए, अपने जो स्कूल ग्रुप है, जो कोचिंग का ग्रुप है, उनमें तो कम से कम शेयर कर ही सकते हैं ना। इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो थोड़ा सा तो प्रयास आप कर ही सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और इन सभी का जो पीडीएफ नोट्स है वो वहीं पर फ्री में आपको कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको भी चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।